नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंद टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। हमारे स्पेशल शो ख़ास मुलाकात में इस वक्त हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी के परिचय की मोहताज नहीं। आपको उनका छोटा सा हम परिचय दिए देते हैं। ये लखनऊ के रहने वाले हैं, जिनको हम लोग छोटा अन्ना कहते हैं। इनका शुभ नाम है अनिल उपाध्याय। वो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। किसानों के ऊपर इनसे आज हम चर्चा करेंगे कि सर आपका जो आपने वक्त निकाला हमारे चैनल के लिए ख़ास मुलाकात में, पहले तो आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। धन्यवाद आपका। आपसे सर पहला सवाल ये है कि जिस तरह से आप बेबाकी से बोलते हैं, जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो हम आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरह से किसानों के लगातार मसले चल रहे हैं, किसानों के ऊपर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, तो जिस तरह सरकार का रवैया है किसानों को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अयोध्या से यहाँ लखनऊ जी मुझसे बात करने, मेरे विचार जानने आए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के मुद्दे पर मैंने जो एक बात बोली है वो बात सर्वोच्च साबित हो गई है। हमारे देश में अनोखी राजनीति होने लगी है, आंसुओं की राजनीति। आंसुओं की राजनीति क्या इससे पहले भी हमेशा होती रही? इससे पहले भी होती आई। इससे पहले भी जब हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की हत्याएं हुई, हमारे देश पे जब बड़े बड़े आफत बड़े बड़े नेताओं पे आए, तो जनता ने आंसू बहाए नेताओं के लिए। जनता ने आंसू बहाए कि किसी एक प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई, कहीं कोई बहुत बड़ा कांड हो गया, तो जनता ने आंसू बहाए। लेकिन जनता के बीच में आंसू बहा करके वोट बटोरने का चलन तो 2014 के बाद से चालू हुआ। और इस 2014 के बाद से जो वोट बटोरने का चलन आंसुओं के दम पर, भावनाओं को भड़काकर, भावनाओं के ज्वार आगे बढ़ा करके जो चालू हुआ, ये अनोखी राजनीति है। हमारे रोने पर भी मैं अनिल उपाध्याय डंके की चोट पर आपको इंटरव्यू देते हुए ये बात कह रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर, चाहे मेरी अपनी निजी बातें हों, घरेलू बातें हों, माता पिता की बातें हों, परिवार की बातें हों, मेरे आंसू बहुत निकले। और ऊपर वाले को याद करके तो मेरे आंसू बहुत निकले। जब भी मैं ऊपर वाले की को याद करता हूँ तो मेरे आंसू निकलने लग जाता है। ये एक जुड़ाव है, मतलब आप अपनों को याद करके ही तो रोते हैं। आप बताइए। नहीं, जैसे कि हमने आपको देखा कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और बेबाकी से बोलने में आपका बहुत ही एक सरे फहरिस्त में बहुत ऊपर नाम आता है। और शायद मैं ये कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, गोदी मीडिया के बस की बात नहीं सवाल पूछना। अनिल उपाध्याय से, छोटा अन्ना से सवाल पूछना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो बहुत ही कड़वा बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, और सत्य जो होता है हमेशा कड़वा होता है। तो जो उस दिन राकेश टिकैत के जो आंसू निकले और लाल किले के ऊपर जिस तरह से हरकत की गई, उसमें किसान भी शहीद हुआ, उसमें और भी कई किसान शहीद हुए। तो राकेश टिकैत के आंसुओं पर, किसानों पर आपका क्या कहना होगा? राकेश टिकैत किसानों के नेता हैं। मूल बात यही है कि राकेश टिकैत किसानों के नेता हैं। राकेश टिकैत वोट मांगने के लिए नहीं रोए। अजीब सी घटना हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस को आजकल माना जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई ज़्यादा करती है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस रात में, जब देर रात राकेश टिकैत की अरेस्टिंग के लिए वहाँ पहुँची और वहाँ के लोगों, वहाँ से धरना हटाने की कोशिश की गई, तो राकेश टिकैत रो पड़े। और राकेश टिकैत का ये रोने का मैसेज बहुत से गांवों तक जंगल की आग की तरह फैला। सोशल मीडिया तक बंद किया गया, लेकिन उसके बाद भी ये मैसेज, क्योंकि किसानों का अपना नेटवर्क बहुत तेज होता है, बहुत तेज़ी से किसान ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है, लोगों को जा करके लोगों ने सूचनाएं दी। तो किसानों को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस इधर लामबंद हो रही थी 11 साढ़े 11 बजे के लगभग, राकेश टिकैत और उनके लोगों पर दबाव बनाने के लिए। और जितनी पुलिस थी उसका 50 गुना जन समूह किसानों का वहाँ अपने अपने लठ लेके पहुँचने लगा। तो किसान के लठ में कितनी ताकत है, ये इस बार पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। क्योंकि किसान अगर ना हो तो हमारा आपका भोजन तक नहीं, हम रोटी तक नहीं खा सकते। ज़मीन से जुड़े हुए किसान के आंसू
राजनीतिक आंसुओं पर बहुत भारी पड़े हैं। जैसे मैंने हमेशा कहा कि मेरे आंसुओं का अंधभक्त जो हैं, अंधभक्त टाइप के लोग वो मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, लेकिन मेरे आंसू भावनात्मक होते थे। अपने स्वर्गीय माता पिता, स्वर्गीय बहन, अपनी पुरानी यादों को याद करके हर इंसान के आंसू निकलते हैं। लेकिन कोई स्टेज पर खड़ा होकर वोटों के लिए रोता था और आज एक किसान रो पड़ा तो पूरी दुनिया हिल पड़ी है। लेकिन जिस तरह से किसानों ने वापसी की है, राकेश टिकैत के आंसुओं ने बहुत काम किया। और राकेश टिकैत ने एक बात कही थी, शायद आप भी जान लो, कि जब तक मेरे गांव से पानी नहीं आएगा मैं पानी नहीं पीऊँगा। उसके बाद में राकेश टिकैत ने कहा, एक बहुत ही हंगामेदार एक मीटिंग की गई, किसानों ने मीटिंग की और कि उसमें यह तय हुआ कि धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जो कि गोदी मीडिया ने लगातार ये दिखाया कि धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, यहाँ से लोग जा चुके हैं। लेकिन आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया से बहुत ही एक्टिव हैं और जो चैनल, छोटे छोटे चैनल हैं, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की। जैसे मैं नाम ले लूँ, अजीत अंजुम हैं, साक्षी जोशी हैं, आपके नेशनल चैनल में रवीश सर हैं, संदीप चौधरी हैं, नवीन कुमार हैं, इन जैसे लोग हैं, ये लगातार अपनी कवरेज कर रहे हैं। हमारी एक सहयोगी हैं अर्श इकबाल हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। इस टाइम प्रेजेंट टाइम वो टिकरी बॉर्डर पे पहुँच चुकी हैं, गाज़ीपुर बॉर्डर पे। तो राकेश टिकैत के जो आंसुओं ने काम किया और आप लोगों ने जिस तरह से उनका सपोर्ट किया, किसानों के साथ लगातार जो अत्याचार किया जा रहा है। और एक चीज़ आपसे हम और कहेंगे, कंगना रानौत ने जो एक बात कही कि जो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, कंगना रानावत की बात आपकी मैं यहीं रोक के जी, मैं आपकी ये बात पूरी करना चाहूँगा जो भी आपने कही। मित्रों, गोदी मीडिया, आप सब इस बात को बहुत गौर से गौर करें, पुराने वरिष्ठ लोग गौर करें, जो पत्रकार हैं सीनियर वो गौर करें कि अभी तक, आज से कुछ साल पहले तक मैं इस चीज़ को लेकर के बड़ा त्रस्त रहता था कि ऑल न्यूज़ चैनल्स पर एक जैसी खबरें आती हैं। एक ब्रेकिंग खबर कहीं होती थी और वो सारे चैनलों पर एक जैसी खबर आती थी। आज क्या जनता इसे महसूस नहीं कर रही है कि एक चैनल पर कोई खबर होती है, दूसरे चैनल पर कोई खबर रह होती है। कहीं पे नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे होते हैं, बड़ा साधारण सा, कोई भाई देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के कार्यक्रम तो ढेर सारे जनता के बीच में चलते ही रहते हैं ना, चलेंगे ही, रोज चलेंगे, रोज कहीं ना कहीं आमंत्रण होगा। तो मैंने गौर किया कि दरबिचों को एक समय ऐसा था भी कि नरेंद्र मोदी जी किसी कार्यक्रम में गए और 6 चैनल उसको दिखा रहे थे। और जो आपने बताया अभी न्यूज़ 24 वाला चैनल वो कुछ और खबर दिखा रहा था, एक और चैनल पे जाइए तो वो भारत पाकिस्तान को दिखा रहा है, एक और चैनल पे जाइए तो भारत चीन को दिखा रहा है। मतलब चैनलों ने समाज को कंफ्यूज कर दिया है। पहले मैं जिस चीज़ से चिढ़ता था कि सारे चैनलों पर एक ही न्यूज आया करती है, क्या चैनल देखा जाए, और आज की तारीख में अगर अच्छी पत्रकारिता करने वाले पत्रकार होते तो खोजी पत्रकारिता करते, खोज के खबर को लेके आते। नहीं, ईमानदारी से पत्रकारिता करने पर हमने एक चीज़ देखा है कि जो बड़े चैनल हैं, जैसे कि न्यूज़ 24 है, उसमें साक्षी जोशी एक सीनियर एंकर थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। नवीन कुमार आज तक में काम कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इस अजीत अंजुम जो TV9 भारतवर्ष में, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इसी वजह से दिया कि हम जो है किसी के बिक नहीं सकते हैं और भारत का संविधान जो है बहुत ही बड़ा संविधान है, सबको बोलने की इजाज़त देता है। आर्टिकल 19 सबको बोलने की इजाज़त देता है। तो आखिरकार हम उस पर सवाल फिर से वापस लेना चाह रहे हैं कि ये चैनल जो हैं, ये आखिरकार किसानों की आवाज़ को क्यों नहीं उठा रहे हैं, या क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्यों नहीं उनकी समस्याओं को सुनना चाह रहे हैं, और सरकार तक पूरी तरह से ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए। या किसान का जो बिल है, अगर सरकार इस बिल को वापस ले रहे हैं तो क्या किसान का इसमें नुकसान है कि सरकार का इसमें नुकसान है? देखिए, क्यों नहीं कर रहे हैं आपने कहा ना, तो क्यों नहीं करने के पीछे तो सिर्फ एक ही जवाब है, बड़ा सिंपल सा, कि पूरी दुनिया, टोटल पॉलिटिक्स एक बाजार बन गई है। आज की तारीख में जो हमारे देश में सरकार है, उस सरकार पर सबसे बड़ा आरोप क्या है कि वो पूंजीपतियों का भला कर रही है। तो पूंजीपतियों का भला कोई सरकार क्यों करेगी? आर्थिक लाभ की वजह से। तो आर्थिक लाभ ही कारण है सब जगह। इस समय जैसे पैसा भगवान बन गया है, पैसा ही ऊपर वाला बन गया है, दुनिया इस तरीके की हो गई है। जबकि मेरी नज़र में सत्य भगवान होना चाहिए, सत्य पथ पर चलना चाहिए इंसान को, सभी धर्मों का सम्मान करना
करना चाहिए। हो क्या रहा है आज की तारीख में कि चंद पैसे के लिए बिकता इंसान वो क्या कर जाए कुछ पता नहीं है। तो इसमें समाज को सुधारने की आवश्यकता है। समाज को सुधारने का काम कौन करेगा? हमारे बड़े बड़े संत, मौलवी या देश के जो नेता हैं। तो हमारे देश के नेता झूठे साबित हो रहे हैं, कोरे आश्वासन साबित हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ बस गेंद जनता गेंद बनी हुई है, इस पाले से दूसरे पाले में फेंक रहे हैं सब खाली। नहीं, हमने एक चीज़ देखा कि हम हर अपने इंटरव्यू में एक बात को उठाते हैं। आपसे हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सरकार कहती है कि शिक्षा को बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, और उसके साथ में अगर कोई गरीब बच्चे हैं उनको भी शिक्षा के लिए काफ़ी बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा का स्तर कहाँ तक पहुँच चुका है अपने उत्तर प्रदेश में? शिक्षा का स्तर जब तक निजी स्कूलों पर गरीबों को पढ़ाने के लिए अच्छा खासा दबाव नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि सरकारी लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, वो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। जब तक सरकार कोई एक ऐसा जियो नहीं लागू करेगी कि सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए बाध्य होगा, बाध्यता हो। जैसे बहुत सी बाध्यताएं होती हैं कि आपको वर्दी पहननी है तो यही वर्दी पहनी है, ऑफिस आना तो ऐसे आना, इतने बजे आना, यहाँ बैठना है। उसी तरह ये भी हो सकता है कि सरकारी लोगों को बाध्य किया जाए कि वो सरकारी सुविधाओं का लाभ स्वयं लें, तो सरकारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्योंकि जब सरकारी बंदे का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो वो व्यवस्था वहाँ सही करने की कोशिश करेगा। अभी क्या होता है कि सरकारी आदमी का बच्चा निजी स्कूलों में बढ़िया फीस दे करके भ्रष्टाचार के बल पर जो पैसे कमाए जाते हैं वो निजी स्कूलों में पढ़ा देते हैं। तो सरकारी स्कूल ठीक कौन करेगा? क्योंकि ये बड़ी जिस पर बीतती है वही ठीक करता है, तो बिताना तो पड़ेगा ना, ये सरकार का काम है, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं। किसानों की बात हम अगर करें, जिससे कि लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, उसमें 150 से ज़्यादा किसान शहीद भी हो चुके हैं अभी तक, और इतनी कड़ाके की ठंड है, किसान बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, और आखिरकार सरकार बात मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं है। सदन भी चालू हो चुका है। क्या सदन में इस बात को रखना चाहिए? जो सांसद यहाँ से चुन के जाते हैं, हम आप चुन के उनको भेजते हैं, भारत का संविधान इस चीज़ को इजाज़त देता है। तो बिल अगर सरकार वापस ले ले तो सरकार क्यों नहीं पीछे हटना चाहती है? और अगर कोई, हमने देखा है कि किसान अगर धरना प्रदर्शन पर अगर बैठ जाए तो खालिस्तानी है, इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। कंगना रनौत जैसी ये कह रही कि ये देशद्रोही है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आखिरकार ये प्रदेश में कब तक चलता रहेगा? किसानों को देशद्रोही बोलने वाली कंगना रनावत क्यों किसानों को देशद्रोही बोल रही? क्योंकि कंगना रनावत को सुविधाएं दे दी गई। कंगना रनावत को ये बोलने के लायक बना दिया किसी ने, सरकार ने खुद बना दिया। मतलब एक प्रदेश की सरकार के खिलाफ एक अभिनेत्री को खड़ा कर दिया गया। तो ये कैसी राजनीति हो रही है? क्या देश की जनता इसे समझ नहीं रही है कि एक महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार के खिलाफ खड़ा करना है तो एक हीरोइन को खड़ा कर दो, कहीं किसी और प्रदेश में कुछ और करना है तो कुछ कर दो। ये पॉलिटिक्स जनता नहीं समझ रही है क्या? ये सोचने वाली बात है। ये पॉलिटिक्स अच्छी नहीं हो रही है। ये थे हमारे स्पेशल शो खास मुलाकात में हमारे साथ आज बात करने के लिए अनिल उपाध्याय, जिनको छोटे अन्ना के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मशहूर है, एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल का चेहरा है इनका। काफ़ी इनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स से देखने वाले हैं। अगर ये कभी भी फेसबुक पे अगर लाइव आते हैं तो लोग इनसे जुड़ते चले जाते हैं। और इनसे गोदी मीडिया, फिर मैं कह देता हूँ, गोदी मीडिया से सवाल पूछने की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अनिल उपाध्याय छोटा अन्ना से आके सवाल पूछ ले, क्योंकि जो वो सवाल पूछेगी उसका जवाब बहुत ही सख्ती से देते हैं, बहुत ही सत्यता से देते हैं, बहुत ईमानदारी में जाने जाते हैं। दिलीप कुमार के साथ मोहम्मद खालिद खान इन टुडे।